रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 526 उसकी आंखों आईज में एक डीमोनिक शोला डीमोनिक फ्लेम झिलमिला रहा था। उसके कपड़े बगैर हवा के हिल रहे थे और डीमोनिक ऑरा की लकीरें हवा में फैल रही थीं। जब ओयांग हुआ ने ये सब देखा तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। उसने सर्द हवा की एक सांस खींची जब वो चंद कदम पीछे हटा और खुद से बड़बड़ाया। रिवायत है कि जब कोई बैरूनी फॉरेनर पहली बार किसी डीमन स्पिरिट क्रिस्टल से राब्ता करता है तो उसके जिस्म में मौजूद डीमोनिक एनर्जी में एक तब्दीली आती है। उस डीमोनिक कुव्वत ने जो डीमन स्पिरिट क्रिस्टल ने उसके जिस्म के अंदर छोड़ी थी उसे बहुत पुरसुकून महसूस कराया। ये एहसास बहुत नशा आवर था। वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं और उसकी आंखों में मौजूद डीमोनिक शोले गायब हो गए। फिर उसके गिर्द मौजूद डीमोनिक ऑरा भी गायब हो गया, जैसे कुछ भी गैर मामूली ना हुआ हो। ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जो डीमोनिक एनर्जी से भरी हुई है बहुत अजीब है। इस एनर्जी को जज्ब करने के बाद इसने अपना एक अलग इलाका बना लिया है। मैं हल्का सा महसूस कर सकता हूँ कि इस ऑरा को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलाया जा सकता है और इस तरह किसी की कल्टीवेशन में इजाफा किया जा सकता है। ताहम इस वक्त ये डीमोनिक एनर्जी बहुत कम है और इसे आजमाना नामुमकिन है। वैंगलिन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। एक दर्जन से ज्यादा बोतलें बाहर उड़ आईं और ओयांग हुआ के कदमों में आ गिरीं। ओयांग हुआ कांप गया। फिर उसने हर बोतल को चेक किया और उन्हें रखने से पहले वो इस वक्त बहुत पुरजोश था। तुम जा सकते हो, मुझे यहाँ कल्टीवेट करने की जरूरत है। जब कल सुबह होगी मैं खुद चला जाऊंगा, वैंगलिन ने संजीदगी से कहा। फिर उसने ओयांग हुआ की तरफ मजीद तवज्जो नहीं दी। जब उसने अपने जिस्म के अंदर बने हुए डीमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल को महसूस करना शुरू कर दिया। ओयांग हुआ ने तेजी से सर हिलाया। फिर उसने एहतराम से वैंगलिन को हाथ जोड़े और वहां से चला गया। जल्द ही ये जगह खामोश हो गई, लेकिन कभी कभार फासले पर जल रही आग से हंसी की आवाजें आ जाती थीं। वैंगलिन की पूरी तवज्जो उसके दांते पर थी। वो डीमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल को महसूस कर रहा था। अगर मेरे पास ये बहुत ज्यादा हूं, तब भी अगर मैं इन्हें सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ फ्यूज ना कर सका तो भी ये एक और कुव्वत बन जाएंगे। कम से कम 1000 कल्टीवेटर्स हैं जो अंदर आए हैं और मेरा यकीन है कि हर किसी का मकसद ये डीमन स्पिरिट क्रिस्टल ही है। कल्टीवेटर्स के दरमियान कत्लो गारत शायद एक दूसरे के अंदर मौजूद डीमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल्स को चुराने के लिए है। मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि इस डीमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल के और क्या असरात हैं। इस डीमोनिक एनर्जी के जरूर दीगर इस्तेमालात भी होंगे, वरना ये लातादाद सालों में इतना खून खराबा नहीं करवा सकती थी। मुझे डर है कि इसमें अभी भी ऐसे राज पोशीदा हैं जो मैं नहीं जानता। सिर्फ जब मैं ये तमाम मामले हल कर लूंगा तभी मैं अपने मुस्तकबिल की सिमत का तायन कर सकूंगा। 500 साल ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है। ताहम अगर ज्यादा डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल्स को जज्ब करने से मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद मिल सकती है तो फिर मैं खुद को खुली छुट्टी दे सकता हूँ और सी ऑफ डेविल्स की तरह कत्लो गारत का आगाज कर सकता हूँ। वैंगलिन की आंखों में एक सर्द रोशनी चमकी और उसने अपने होंठ तर किए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। अगरचे आग अभी भी जल रही थी, लेकिन ज्यादातर देही अपने घरों को वापस जा चुके थे। सिर्फ खवातीन और बच्चे आराम करने गए थे, जबकि तमाम मर्द मुख्तलिफ हथियार पकड़कर वादी के दहाने पर जमा हो गए थे। ओयांग हुआ भी उनके दरमियान था। उसकी आंखें बहुत संजीदा थीं जब वो वादी के बाहर घूर रहा था। कुछ ही देर बाद वो मुड़ा और वादी के अंदर गहरे कद्दूनुमा इलाके की तरफ देखा। ये वो जगह थी जहां वैंगलिन कल्टीवेट कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मेशन डीमन स्पिरिट्स का मुकाबला कर सकेगा। मेरी ख्वाहिश है कि सुप्रीम सेलेस्टियल हमारी मदद करें। ओयांग हुआ ने एक आह भरी। उसने वैंगलिन को वादी में दावत इस वजह से दी कि वो उसे रोक नहीं सकता था। इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि फॉर्मेशन शदीद कमजोर हो गया था। उसे यकीन नहीं था कि फॉर्मेशन अब भी कायम रह पाएगा। यही वजह थी कि उसने वैंगलिन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने वैंगलिन को बहुत से राज बताए और यहाँ तक कि डीमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल का तबादला करने पर भी तैयार हो गया, जो उनके गांव का दिल था। ओयांग हुआ के पास ये सब करने की एक वजह थी, और वो ये कि जब गांव खतरे का सामना करे तो वैंगलिन मदद के लिए आगे आए। उसने अपने गिर्द मौजूद देहियों को देखा और फिर एक आह भरकर कहा, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट्स में क्या करने की जरूरत है। अगर हम रात भर काबू पा सकते हैं तो फिर सब कुछ महफूज हो जाएगा।
वैंगलिन ने कल्टीवेशन के दौरान अचानक अपनी आंखें खोली और अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अगरचे आसमान अभी भी मुकम्मल तारीक था, लेकिन वैंगलिन के लिए वहां तब्दीलियां थीं। इस तारीकी के अंदर एक पर्पल ऑरा था और वहां पे डीमोनिक एनर्जी के झोंके थे जिनकी ताकत मुख्तलिफ थी और वो उफुक पर फैल रहे थे। ये वादी इसका हदफ नहीं, सिर्फ एक जगह थी जहां से ये गुजर रहा था। आसमान को घूरते हुए वैंग लिन के चेहरे पर एक पुख्ता अज़्म नमूदार हुआ। उसने अपना हाथ अपने पेशानी पर दबाया और उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म से निकल गई। फिर वो वादी से बाहर उड़ा, फॉर्मेशन को पार किया और सीधा आसमान में चला गया। ओरिजिन सोल रुकी नहीं जब ये उस सिमत की तरफ बढ़ी जहां से डेमोनिक एनर्जी की लहर आ रही थी। जितना वो करीब होता गया, डेमोनिक एनर्जी का दबाव उतना ही मजबूत होता गया। इस डेमोनिक एनर्जी का दायरा यकीनन बहुत वसी था, इसलिए ये देखना नामुमकिन था कि ये कहाँ खत्म हो रही है। रास्ते में तमाम जमीन जहां से डेमोनिक एनर्जी गुजरी बंजर हो गई और जानवर दर्दनाक कराहे निकालने लगे और फिर सफेद ढांचों में बदल गए। ये सब देखने पर वैंग लिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। इस लम्हे अगर कोई डेमोनिक स्पिरिट लैंड को ऊपर से देखता तो वो देखता कि एक मरकजी मकाम से एक पर्पल ऑरा फैल रहा था। इसका फैलाव बहुत ज्यादा था और ये यानी पूरे डेमोनिक स्पिरिट लैंड के मुकाबले में बहुत बड़ा था। वैंग लिन की ओरिजिन सोल का एक मामूली हिस्सा जायजा लेने के बाद तेजी से पीछे हट गया। तहम इस लम्हे उसकी ओरिजिन सोल अचानक रुक गई और उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और डेमोनिक एनर्जी की लहर में गहरा उतर गया। उसने देखा कि इस डेमोनिक एनर्जी की लहर की गहराइयों में डेमोनिक एनर्जी के बेइंतहा लहरों के अलावा एक शख्स था। इस शख्स ने काला लिबादा पहना हुआ था, उसका रंग सर्द था, होंठ पतले थे और मजमूई तौर पर वो बहुत जालिम दिखता था। इस वक्त उसके हाथ में एक काली तलवार थी और जब वो अपनी तलवार घुमाता तो उसके गिर्द एक अजीब पर्पल ऑरा मंडलाता। उसी वक्त ये शख्स पागलपन में बड़ी मिकदार में डेमोनिक एनर्जी जज्ब कर रहा था। जिस लम्हे वैंग लिन के डिवाइन सेंसेस वहां से गुजरे, उस आदमी ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और वैंग लिन की तरफ देखा और फिर एक इंतहाई सर्द मुस्कुराहट बिखेरी। तुम्हारी कल्टीवेशन बुरी नहीं जो तुम मेरी मौजूदगी को ढूंढ सका। मैं असल में तुम्हें हैरान करना चाहता था। काले लिबादे वाले आदमी ने अपनी तलवार से इशारा किया और कहा, मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती थी। अगर तुम अपना डेमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल दे भी दो तो भी ये बेफायदा है। तुम मेरे शिकार हो। वैंग लिन की ओरिजिन सोल ने सर्द मेहरी से उस शख्स को देखा और फिर एक लफ्ज कहे बगैर वापस उड़ गई। काले लिबादे वाले आदमी ने रोका नहीं, बल्कि तहकीर भरी मुस्कुराहट बिखेरी। महज एक मिड स्टेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस सेक्ट से हो, तुम आज यकीनन मरोगे। उसका डेमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल जज्ब करने के बाद मुझे स्काई डीमन सिटी में दाखिल होने की शराइत को बामुश्किल पूरा करना चाहिए। उसकी आंखों में एक जोश नमूदार हुआ। वादी के अंदर वैंग लिन की ओरिजिन सोल वापस आ गई और उसकी आंखें सर्द हो गईं। ये पहला प्लैनेट तियान्युन कल्टीवेटर है जिससे मैं यहां मिला हूं। वो पीक ऑफ द लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, लेकिन अगर वो मुझे मारना चाहे तो ये इतना आसान नहीं होगा। वादी के बाहर डेमोनिक एनर्जी की लहर एक तूफानी लहर की तरह वादी की तरफ बढ़ी। वादी के गिर्द मौजूद फॉर्मेशन फौरन रोशन हो उठा। ऐसा लगता था कि वो डेमोनिक एनर्जी के दबाव को रोक रहा है। लेकिन डेमोनिक एनर्जी का दबाव सिर्फ एक बार नहीं टकराया, ये कुछ देर तक जारी रहा। वादी के गिर्द मौजूद रोशनी झिलमिलाने लगी और ऐसे आसार दिखाने लगी कि वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगरचे वादी के अंदर अभी भी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक तनाव था। तमाम जवान मर्द वादी के दहाने पर खड़े थे और अपने हथियार मजबूती से पकड़े हुए थे। पसीना उनकी हथेलियों पर छाया हुआ था और जब वो तवज्जो से वादी के दहाने को घूर रहे थे तो उनकी सांसें भारी हो गई। ओयांग हुआ सबके आगे खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया हुआ था और फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए एक पेचीदा जबान में जाप कर रहा था। नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट हर 3 महीने बाद होती थी और ओयांग हुआ जितने अरसे से यहाँ था उसे आम तौर पर फॉर्मेशन पर एतमाद होता था, लेकिन आज वो बहुत बेचैन था। फॉर्मेशन वैंग लिन की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या ये आज रात के डीमन स्पिरिट्स का मुकाबला कर सकेगा।
ایک بار فارمیشن ٹوٹا تو وادی کے اندر موجود تمام زندگیاں ڈیمونک انرجی کے اندر چھپے ہوئے ڈیمن اسپرٹس کی غذا بن جائیں گی۔ جیسے ہی ڈیمونک انرجی کی لہریں فارمیشن سے ٹکرائیں، فارمیشن جیسے اب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اس پر دراریں نمودار ہونے لگی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک زوردار گرج سنائی دی۔ یہ واضح طور پر کسی کے فارمیشن سے ٹکرانے کی وجہ سے تھی، جس سے مزید دراریں نمودار ہو گئیں۔ وادی کے اندر موجود لوگ اس ٹکر کی طاقت کو واضح طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ بہت سی خواتین اور بچے اس جھٹکے سے جاگ گئے تھے۔ وادی سے بہت دور کالے لبادے والے آدمی نے اپنی تلوار گھمائی اور ہر طرف خون بکھیر دیا۔ ایک مکمل کالا جانور جو تقریباً 1 میٹر لمبا اور ایک سینگ رکھتا تھا، نمودار ہوا تھا۔ تقریباً اسی لمحے اسے کالے لبادے والے آدمی نے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ جانور کو مارنے کے بعد کالے لبادے والے آدمی نے ایک سانس لی اور ایک ڈیمونک انرجی کی لکیر پراسرار جانور کے جسم سے نکلی اور اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ ایک بہت پرسکون احساس فوراً اس کے جسم میں پھیل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور اس نے فاصلے پر موجود وادی کو گھورا۔ اس نے ایک ظالمانہ مسکراہٹ بکھیری جب اس نے اپنی تلوار گھمائی اور اسے وادی کی طرف پھینک دیا۔ کالے لبادے والے آدمی کا جسم ہوا میں تیرنے لگا، پھر وہ تلوار پر اترا اور سیدھا وادی کی طرف بڑھ گیا۔ وادی کے اندر وانگین کھڑا ہوا، ایک قدم اٹھایا اور سبز دھوئیں کے بادل میں بدل گیا اور پھر سے اویانگ ہوا اور کمپنی کے سامنے دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس کا نمودار ہونا مکمل طور پر خاموش تھا۔ اس سے تمام دیہیوں کے چہرے شدید بدل گئے اور وہ غیر شعوری طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ اویانگ ہوا کے چہرے پر خوشی کا اظہار تھا اور اس نے تیزی سے کہا، سپریم سیلیسٹیل، ہمیں بچائیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہنا ختم کیا، تلوار فاصلے سے اڑتی ہوئی آئی اور ساتھ ہی کالے لبادے والے آدمی کی سرد آواز آئی، شکار شروع ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔